अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसे आप ICS पार्ट 1 भी कह सकते हैं, और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का आप स्टूडेंट्स को पता है, हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसका हमने टॉपिक 2.1 हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया था, उसको समझ लिया था कंसेप्ट वाइज। उस के रिलेटेड मैंने आपसे 3 वीडियोस शेयर की थी उस टॉपिक के रिलेटेड, 2.1 के रिलेटेड। वो तीनों टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस चैप्टर की बेस वो है। अगर आपको वो बेस अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इस चैप्टर में मजीद जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी ना, वो आपको इंशाल्लाह ताला कभी भी आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप काइंडली उस वीडियो को, उन वीडियोस को तीनों को जल्दी से देखें, पहले देखें फिर इसको देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है हमारा 2.2 और टॉपिक का नेम है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए आपको ना 2.1 में भी एक पॉइंट आया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ना वेक्टर्स को बताओ। तो उसमें आपको अगर स्टूडेंट याद हो ना, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने किसी भी वेक्टर को सोल्व किया था ना, तो आपको मैंने वहां पे भी एक चीज बताई थी कि आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि वेक्टर्स को हिस्सों में तकसीम करो। तो वेक्टर्स को कितने हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं? वेक्टर को हम दो हिस्सों में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम तकसीम कर सकते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक, मैंने पिक्चर, इस पिक्चर के ऊपर आपने अभी तवज्जो नहीं देनी, ठीक है ना। अभी एक चीज समझिए कि जो मैं लिखने लगा हूँ, देखो, जब भी आप ना एडिशन करते थे, हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन ऑफ वेक्टर है। वेक्टर को हमने ऐड ही करना है, लेकिन हमने ऐड कैसे करना है? हमने ऐड इस तरह करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो अगर हम सिंपली वेक्टर्स को जब ऐड करते थे, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसकी डायरेक्शन ऐसे है ईस्ट साइड पे। अब इसके हेड के साथ, अब मेरे पास सेकंड वेक्टर है वो है बी। उसकी आपको पता है कि फर्स्ट की हेड के साथ सेकंड का टेल हम मिलाते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से, और हमें जो रिजल्टेंट मिलता है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा आर कहलाता है। हम इस रिजल्टेंट को, ये मैं, मेरे पास क्या आया? वेक्टर ए आया, ये मेरा वेक्टर बी था। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो तीसरा वेक्टर बना, वो मेरे पास क्या बना? रिजल्टेंट वेक्टर। आप ये कह सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की जितनी मैग्नीट्यूड है ना, उन दोनों की मैग्नीट्यूड को प्लस करके ना, जो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर बनती है, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब एक बात देखें, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओके, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं कि रिजल्टेंट वेक्टर को, जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, उसको आपने आर से ही रिप्रेजेंट करना है। आप इसको ए बी सी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स लेता हूँ सी और डी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका नाम आप ए दे लो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं दो वेक्टर लेता हूँ बी और सी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका नाम, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका इन दोनों को ऐड करके आता है, उसका नाम डी दे लो। तो कहने का मतलब ये, इन वेक्टर्स के नेम कुछ भी हो सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे ना, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ, जहां पे आपने रट्टा लगा लिया ना, समझ लें वहां पे आपको जो चीज समझ में भी आनी है ना, वो भी नहीं कभी समझ में आनी। अब ये तो सिंपल रूल था कि जब किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो याद है जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता था, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम ये फार्मूला बना सकते थे ना, और इसकी जो मैग्नीट्यूड बराबर होगी, वो आपके बराबर होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 9 में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, टॉपिक 2.1 जब मैंने आपको करवाया था। अब देखो, लेकिन हमारा जो हमारे मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जब तब ही आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जब आप दो वेक्टर्स को आपस में ऐड अप करोगे, ओके स्टूडेंट्स। अब दो वेक्टर्स को ऐड अप करने से ना आपको दो चीजें मिलेंगी, क्योंकि वेक्टर हमेशा दो चीजों को जाहिर करता है, किस किस को? डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को। वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमने कहना है, हमने करने वेक्टर्स को ऐड अप ही है, एडिशन ही करना है, लेकिन हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एडिशन करना है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आपने दो वेक्टर को ऐड अप करना है ना, तो याद रखना आपके पास ना
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बेस करता है, ठीक है। आप टू डिमेंशनल लेंगे, ये याद रखिएगा। अब आपने इस पिक्चर को मैंने देखो काफी बड़ी करके बनाया ताकि आप स्टूडेंट्स को ना अच्छे से समझा दे। पहले से इस वजह से बनाया क्योंकि सासा बनाने से वो आपको समझ में नहीं थी यानी। अब देखने यहाँ से आपको कितनी अच्छे और इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां से एक्स एक्सिस वाई, यहां से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ले लिया। अब आपने क्या करना है, अब यहां पे ना आपने दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं, दो वेक्टर ड्रा करने हैं, बनाने हैं। और उन वेक्टर का नेम ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, डी ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए वन ए टू भी हो सकता है, ए थ्री ए फोर भी हो सकता है। अब मैंने यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कराया, उसका नेम मैंने दे दिया ए। अब आपको पता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक ना जब भी आपने एडिशन करनी है ना तो याद रखिएगा हेड टू टेल रूल आपके पास, आपने उसको फॉलो करना है। जो भी वेक्टर आप फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हो ना, पहला वेक्टर जो बना रहे हो, दूसरा वेक्टर जब आपने उसको ऐड करना है ना तो पहले की हेड से दूसरे की टेल मिलानी है। अब ए वेक्टर से बी की टेल मिलाई और इसको ऊपर उठा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा यहां से बनेगा दरमियान में से, और वो देखो वो रिजल्टेंट दोनों को क्या करेगा, शो करेगा कि भाई ये जो मेरा रिजल्टेंट बना है ना, ये रिजल्टेंट मेरा कैसे बना है, जब मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को आपस में क्या किया, ऐड अप किया। ओके स्टूडेंट्स, अब उसको मैंने आर शो कर दिया। अब एक देखो रिजल्टेंट वेक्टर को आप सी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ठीक है। अब आप ना जब पिक्चर अपनी बुक से देखेंगे ना या पिक्चर अपनी किसी सर वगैरह और किसी से समझेंगे तो वो आपको क्या कहेंगे, वो अब यहाँ पे ना आपको ओ पी ओ एम ओ एन इन चीजों में ना कंफ्यूज कर देते हैं। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, फुल कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से हमें वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर की समझ आ रही होती है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की समझ आ रही होती है, और दूसरा वो हमें कहाँ पे ले आते हैं ओ पी ओ एम, उन चीजों में मैं नहीं आपको लेके आऊंगा, ठीक है। अब देखना ये कितनी इजी वे में इस तरीके से भी करेंगे, आपका काम आपका वही है, ठीक है ना। ये चीज इसको रॉन्ग मत समझिएगा, ठीक है। अब देखो आपने रिजल्टेंट वेक्टर भी लिया, अब आपने ना यहाँ पे क्या करनी है, अब आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमने एडिशन तो करनी है वेक्टर की, अभी हमने वेक्टर की एडिशन कर ली है, लेकिन एडिशन करने के बाद हमें अपने कंपोनेंट्स बनाने हैं। एक बात मुझे बताओ, आपने प्लेन यूज किया कि स्पेस यूज किया, मतलब टू डिमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम यूज किया कि थ्री डिमेंशन, टू डिमेंशनल, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके स्टूडेंट। अब याद रखना यहाँ पे आपके पास जो भी दो वेक्टर है ना, याद रखना वो दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस पे भी उनके कंपोनेंट्स बनेंगे, उन दोनों वेक्टर्स के वाई एक्सिस पे भी कंपोनेंट्स बनेंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये आपने जो ए वेक्टर ड्रॉ किया ना, इसका एक्स एक्सिस पे भी दो कंपोनेंट ए और बी के बनेंगे, मतलब एक बनेगा ए एक्स, एक बनेगा ए बी एक्स, ठीक है। और इन दोनों के ए और बी वेक्टर के वाई वाई एक्सिस पे भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दो हिस्से बनेंगे, एक को कहेंगे ए वाई, एक को कहेंगे बी वाई। अब डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये ना इस पूरे अमल को, ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको ना इसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा रेजोल्यूशन वाला सिस्टम। अब देखो जब भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना तो आपने जो भी मतलब ये देखो ए वेक्टर की जो हेड है ना, ए वेक्टर की हेड से एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। याद रखिएगा हेड से टेल मिलनी चाहिए और नीचे की तरफ आनी चाहिए हेड, ठीक है। अब इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर, मतलब इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। पहले इसको डॉट डॉट लाइनों से शो करते हैं, फिर उसको पूरा मतलब ऐसे मार्कर से उसको गाढ़ा सा कर लिया जाता है, ओके ना स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना तो परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हो गया। अब परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ होता है ना, परपेंडिकुलर की दोनों साइड्स जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये साइड राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, या परपेंडिकुलर आपने ऐसे ड्रा किया तो ऊपर वाली साइड हो या नीचे वाली साइड हो, ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। ये याद रखना अपने माइंड में बात। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो नीचे आ गया एक्स एक्सिस पे। अब ए से परपेंडिकुलर वेक्टर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो एक्स एक्सिस पे वो क्या बनाएगा, वो कौन सा कंपोनेंट बनाएगा, ए एक्स बनाएगा कि ए वाई बनाएगा, ए एक्स बनाएगा। अब परपेंडिकुलर के ऊपर देखो, परपेंडिकुलर के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर के सामने क्या है, यहाँ पे ये देखो वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर के सामने क्या बना, वो आपके पास बन गया ए वाई। अब आपने क्या किया, अब आपने ए कंपोनेंट पे ना, ए कंपोनेंट के दो आपने चीजें ले आई, एक ए वेक्टर के आपने दो कंपोनेंट बना लिए, क्या ए एक्स और ए वाई, ओके स्टूडेंट। अब आपने वेक्टर बी की तरफ आए, ये है मेरे पास वेक्टर बी, ये था मेरे पास वेक्टर बी। अब वेक्टर बी से मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया,
जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करना है ना, तो याद रखिएगा अपनी हेड टू टेल रूल आपने अपने माइंड में रखना है कि जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, वहां पे टेल होनी चाहिए और नीचे आपका हेड शो होना चाहिए। अब देखो, हेड से टेल मिलाई तो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और उसको नेम दे दिया। अब इसमें भी देखो, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपका क्या है, मतलब सेम एंगल बन रहा है, तो ये आपका कहलाएगा बी एक्स और नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा, बी वाई। ओके, अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने यहां से ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या किए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के दो दो कंपोनेंट्स आपने लिए। ए वेक्टर के दो कंपोनेंट लिए ए एक्स और ए वाई, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए बी एक्स और बी वाई। जब ए के साथ एक्स होना तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे जो ए वेक्टर का जितना हिस्सा आ रहा है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, जितनी साइड ए एक्स एक्सिस पे बन रही है उसको आप कहेंगे ए एक्स, और जितनी साइड वाई एक्सिस पे बन रही है ना ए वेक्टर का जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, उसको आप कहोगे ए वाई। ओके, और इसी तरह जब बी वेक्टर का आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो जगह बचेगी उसको आप कहोगे बी एक्स, और वाई एक्सिस पे जो जगह बचेगी उसको आप कहोगे बी वाई। सिंपल। अब लेकिन हमारा क्या काम है, हम जब एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर भी तो आता है ना। ये देखें आर आपको शो हो रहा है, अब रिजल्टेंट वेक्टर के भी तो दो कंपोनेंट्स होने चाहिए ना, हिस्से होने चाहिए। क्या रिजल्टेंट वेक्टर भी चूंकि आपका टू डिमेंशनल प्लेन में है, टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर या वो भी लाई कर रहा है, पाया जा रहा है, इस वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी किसके अंदर आएगा, उसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। क्या, एक बनेगा आर एक्स, एक बनेगा आर वाई। आर एक्स से क्या मतलब है, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस पे कितना बढ़ रहा है और रिजल्टेंट वेक्टर का हिस्सा वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है। अब देखो, अब आर एक्स देखो, आर एक्स किसका कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स और बी एक्स। अब आप गौर से देखना, ए एक्स और बी एक्स दोनों को जब आप जमा कर लोगे ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस पे उतना ही हिस्सा बन रहा है। ये गौर से देखो, ये गौर से देखो, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आर वाई, आर वाई से क्या मुराद है, ए एक्स ए वाई प्लस बी वाई। अब ए वाई बी वाई और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने किसका, रेक्टेंगुलर का, तो आपके पास क्या आता है, आर वाई आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आपने 6 कंपोनेंट्स बनाए, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई आर एक्स आर वाई। आर एक्स और आर वाई कॉम्बिनेशन किसका है, आर एक्स जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट कंपोनेंट है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे, जो कि किस पे मुश्तमिल है, ए एक्स पे प्लस बी एक्स पे। जब ए एक्स और बी एक्स को की जगह को हम कंबाइन कर लेते हैं ना, तो वो एक्चुअल में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स पे बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस पे बनता है। ठीक है ना, और जब हम ए वाई और बी वाई को प्लस कर लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो एक्चुअल में वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर बनता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम अपना फार्मूले की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब देखो, जब तो हमारे पास सिंपल दो वेक्टर्स होना, तो हमारा ये बेसिक सा फार्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। लेकिन अब यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स तो हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी है, प्लस उनके 6 कंपोनेंट्स आए हैं, तो अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले ये देखो, क्योंकि ना फार्मूले की मदद से ना हम स्टूडेंट दो चीजों का आइडिया लगाते हैं। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और इसकी डायरेक्शन कितनी है। तो अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका क्या फार्मूला होगा, एक्चुअल में ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, जो कि सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर में है, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ही हमें बताता है। लेकिन हमने जब रिजल्टेंट वेक्टर जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर लाई कर रहा होगा, तब हमने उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी, उसके लिए फार्मूला देखिएगा क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ये क्या बात हुई, ये है बेसिकली, ये है आपका मेन फॉर्मूला, आपका ये है जिसकी मदद से आप ना मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है ना, एक्चुअली में हमने ना रिजल्टेंट वेक्टर की ही मैग्नीट्यूड हमें पता होनी चाहिए। उसकी वजह क्यों, क्योंकि देखो 2 जमा 2 करो
दो, चलो दो जमा तीन करो तो हमें आंसर क्या मिलता है, 5। तो हम ये देखते हैं, अच्छा हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इसी तरह आप यहाँ पे भी यही देखोगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैंने ऐड अप तो किया है, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर का उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है, 3 सेंटीमीटर की आ रही है, कितने की आ रही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखो ये आपके पास फार्मूला है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अब आर एक्स से क्या मुराद है, अभी आपको यहां से बताया था आर एक्स के से क्या मुराद है। जब आप अब इस फार्मूले से ना पहले आप आर एक्स की मैग्नीट्यूड निकाल लो, रिजल्टेंट वेक्टर जो कि लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे उसकी मैग्नीट्यूड ऐसा से निकाल लो, फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो कि लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो हम ना यहाँ से ना मैं आपको मजीद इस फार्मूले को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये देखो जी, मैं सबके यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स। ये अब कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, आर एक्स इज इक्वल टू आपके पास होता है ए एक्स प्लस बी एक्स। जब हम वेक्टर ए एक्स, ये जो हमारे पास ए वेक्टर का एक्स एक्सिस वाला हिस्सा था और बी वेक्टर का जो हमारा एक्स एक्सिस वाला हिस्सा था, जब हम इन दोनों को जमा करते हैं ना तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस वाला जवाब आ जाता है हमारे पास। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाती है। अब इसी तरह हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो आर वाई की, तो उसका फार्मूला बहुत सिंपल है। ये देखो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। जब हम ए ए वेक्टर का जो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जिसको हम ए वाई कहते हैं, जब हम उसकी वैल्यू को बी बी वेक्टर जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, बी वाई जिसे हम कहेंगे, उसकी वैल्यू को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आर वाई आता है। जब इन दोनों की वैल्यूज को हम प्लस करेंगे और इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास क्या आंसर निकल आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर का हमारे पास जवाब निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन को हम किस तरह लिख पाएंगे, ये देखिए जी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स किसके बराबर होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस दरमियान में फार्मूले का प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, ए वाई प्लस बी वाई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अब आपने क्या समझना, अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड, सर बात सुने, मैग्नीट्यूड तो आपने 2.1 में ये कहा था कि मैग्नीट्यूड निकालनी है जब ने आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जी बिल्कुल वही लगाने लगे हैं। देखिए अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यहां से आपकी मैग्नीट्यूड अब कैसे आएगी, देखिएगा स्टूडेंट। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको ये कहता है कि आपके ना परपेंडिकुलर बेस, ये देखें, ये आपका परपेंडिकुलर जो होगा वो हमेशा वहां पे हम ना ये फार्मूला, मैं ना वो फार्मूला आपके माइंड में लेके आता हूं ताकि आपको ना समझ में आ जाए। मैं वहां पे फार्मूला लगाया था, ओ पी स्केयर इज इक्वल टू ओ एम स्केयर। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ प्लस ओ एन स्केयर, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां पे मैंने ये यूज किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ओपी की जगह, ओपी को मैंने लिया था रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर एक्स होल का स्केयर फिर प्लस आर वाई होल का स्केयर। अब यहां से आपने, यहां पे तो आपको खाली चाहिए, बराबर के लेफ्ट साइड पे आपको स्केयर नहीं चाहिए, खाली आर चाहिए, तो अंडर रूट बोथ साइड पे ले लो। तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट फैक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स होल का स्केयर प्लस आर वाई होल का स्केयर। अब आर एक्स और आर वाई को खत्म करो तो कैसे करोगे, आर एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स की क्या जगह लिखोगे, ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्केयर प्लस ए एक्स ए वाई सॉरी प्लस बी वाई होल का स्केयर। और इसके ऊपर स्टूडेंट आप डाल दोगे क्या, इसके ऊपर आप डाल दोगे अंडर रूट का साइन। ठीक है, क्या प्रेस कर दोगे, अंडर रूट का साइन। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ये आपके पास वही फार्मूला बना जो कि मैंने आपको सिंपल एडिशन में फार्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, ए स्क्वायर किससे ज़ाहिर करता था, वेक्टर ए को, प्लस बी स्क्वायर किसको ज़ाहिर करता था, वेक्टर बी को। अब देखिए इस फार्मूले से आपका क्या निकल आएगा, मैग्नीट्यूड निकल आएगी। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे कि सर ये देखें फार्मूले में आपने ना
ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। सर जी ए की तो पता चल गया, वेक्टर ए है, एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस। सर 2.1 में आपने हमें ये बताया था कि जहां पे आपको ना एक्स नजर आ जाए ना इस फार्मूले के अंदर, 2.1 का ये पॉइंट नंबर आपके पास 10 था, ठीक है ना। मैंने कहा था वहां पे जब आपको एक्स नजर आ जाए ना, जहां पे भी आपको, वहां पे आपने कोस थीटा पुट कर देना है, जहां पे भी आपको वाई नजर आ जाए वहां पे साइन थीटा पुट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड एक अमाउंट चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड हम ऐसे नहीं लगा सकते जब तक हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करते। तो ये चीजें जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा है, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ही आते हैं। जो स्टूडेंट्स तो बायोलॉजी के रिलेटेड है ना, उनको ये चीजें ज्यादा टफ लगती हैं। उसकी वजह क्या, क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़ रहे होते। तो मैं आपको बार बार ये रिकमेंड करता हूँ कि आप चीजों को डीपली ना सोचना, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर गौर करना कि एक्स की जगह आपने कोस थीटा पुट कर देना है, वाई की जगह आपने साइन थीटा पुट कर देना। इसके रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल भी आ जाए तो वैसे तो आपकी इक्वेशन यही बनेगी मैग्नीट्यूड निकालने की, रिजल्टेंट वेक्टर की। लेकिन अगर आपको वो कह दे कि एक्स और वाई की जगह आप क्या पुट करोगे, तो इसको आप ना ऐसे लिखोगे, फिर ये देखना आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास बनेगा अंडर रूट, ये प्रेस किया, अब मैंने ये लगाया ए एक्स की जगह ए एक्स था ना, तो ए कोस थीटा प्लस बी एक्स था तो बी कोस थीटा होल का स्क्वायर प्लस ए वाई था ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा होल का स्क्वायर और अंडर रूट पूरे के ऊपर, ठीक है। फिर यहां से आपकी जो रकम है ना, अंडर रूट लेने के बाद आपकी मैग्नीट्यूड की रकम निकल आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये हमारा जो फार्मूला एक्चुअल में फार्मूला है ना, जब हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो एक्चुअल में फार्मूला हमारा यही बनेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज की ऊपर स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट क्लोज के ऊपर स्केयर, ठीक है ना। नहीं एक्स की जगह आपने कोस थीटा और वाई की जगह आपने साइन थीटा पुट करना है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर हमें तो बताया जाता है कि ये जो है ना ए एक्स प्लस बी एक्स, इसके ऊपर स्केयर लगाने के बाद आई के ऊपर कैप डालो, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। सर आपने यूनिट वेक्टर तो पुट नहीं की है, डायरेक्शन तो आपने बताई नहीं। देखो अगर आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी पुट कर दो ना, क्योंकि डायरेक्शन वैसे जब हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ना, तो डायरेक्शन के लिए हमें टेंजेंट हम यूज करते हैं। ये भी हम मैंने आपको पॉइंट नंबर 10 में बताया था 2.1 में। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहते हो ना कि ए एक्स प्लस बी एक्स ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्केयर और आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्केयर और जे कैप, तो वो भी आपका, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो आई कैप से हम ज़ाहिर करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर जो डायरेक्शन होती है उसको हम जे कैप से ज़ाहिर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड तो निकालना सीख लिया फार्मूले से, लेकिन अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे वो देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या निकालना है, आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छी तरह ये परपेंडिकुलर ओवर बेस को समझते हैं इस चीज को। लेकिन जो तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल सा ये याद रखें कि आपने आर वाई को, जो रेक्टेंगुलर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आया था वाई के ऊपर, उसको ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना है रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आया था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला कैसे बनेगा आपका, आपका बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट क्लोज की बटा और ए एक्स प्लस बी एक्स ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे डायरेक्शन एक्चुअल में हमें ना थीटा डायरेक्शन बताता है, तो टेन को इस तरफ ले आओ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट क्लोज ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये है स्टूडेंट आपका क्या, ये है आपका डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, थीटा। थीटा एक्चुअल में आपको बताता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। और अब आपको इस फार्मूले में भी एक्स और वाई शो हो रहे हैं, तो एक्स 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 की जगह, एक्स एक्सिस की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स की जगह क्या लिखोगे कॉस थीटा, वाई की जगह क्या लिखोगे स्टूडेंट्स आप साइन थीटा, ठीक है ना। ये चीज को अपने माइंड में रखिएगा, बहुत से टीचर्स आपको यही चीज नहीं गाइड करते जो मैं आपको छोटा सा ये पॉइंट बता रहा हूं। अब देखो थीटा
यहां से तो आपको महसूस हो रहा है ना कि थीटे का जो आंसर आएगा, आपकी जो डायरेक्शन होगी ना, आपके जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि आर वाई जो है वो ऊपर है, बटे के ऊपर है, पॉजिटिव में है। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई साइन नेगेटिव का लगाया नहीं साथ। बटे के नीचे जो है आर एक्स, जिसको आप ए एक्स प्लस बी एक्स भी बोलते हो जमा करने के बाद, वो भी आपका पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब है ये तो आपका जो आपकी डायरेक्शन आएगी ना रिजल्टेंट वेक्टर की, वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। आपको पता था ना, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि नेगेटिव भी डायरेक्शन हो? जी बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए आपको ना थीटे के मुतालिक ना कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। एक ना सिस्टम को थोड़ा सा ना, कार्टेशियन प्लेन को ना थोड़ा सा आपको वो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली ना मेरे पास ये होता है कार्टेशियन सिस्टम ऐसे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स माइनस वाई माइनस। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों ही यहाँ पे प्लस होते हैं, तीनों ही जमा के होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। चार, ये चार डब्बों को ना, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, ऐसे कह लें। ठीक है ना। लेकिन क्वाड्रेंट कहेंगे तो आपको ये एक लैंग्वेज अच्छी होती है, सुनने वाले को पता चलता है हाँ इसने ना अच्छी तरह याद किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना साइन थीटा, अच्छा तीन तरह के होते हैं थीटा ना, एक्चुअल में ना तीन तरह में पाया जाता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, तीनों ही आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा साइन तो कोस से कोई लिंक नहीं है, हमारा तो टेन से लिंक है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा था डायरेक्शन मालूम करने का फार्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है। अब देखो थीटा आर वाई, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो आर वाई आपका क्या है, आर वाई आपका पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब है अगर तो आर वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है। अगर आर वाई आपका अगर आर एक्स जो बटे के नीचे आर एक्स है वो भी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो इसका मतलब है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, यहां पे देखिएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ये है ना। अब ये पॉजिटिव आर वाई है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है। ठीक है ना। पॉजिटिव आर एक्स है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो अब आप इस सब की जगह ना एक लफ्ज यूज कर सकते हो, पाई। फाई, इसको फाई बोलते हैं ऐसे। तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया। इस टर्म को याद कर लीजिएगा, फाई कहते हैं इसको। ठीक है। अब अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक चीज पॉजिटिव होती है, एक चीज नेगेटिव होती है। कैसे, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वाई है वो पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होगा, एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, बहुत तवज्जो से देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, क्या आर वाई, इसका मतलब पॉजिटिव है, आर एक्स क्या है, ये है नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है बटे के, तो आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस। तो इसका मतलब है आपके पास थीटा इज इक्वल टू, ये पूरी रकम क्या होगी, इस पूरी रकम को आप फाई तो बोलोगे, लेकिन ये फाई अब माइनस क्या, फाई के सामने लगाए माइनस और इसके आगे लगा दे 180। अब ये आपको बताता हूँ 180 क्यों। मतलब मैं क्या फार्मूला लिखा है, जब तो आपका वाई एक्सिस सेकंड हो पॉजिटिव, आर वाई हो पॉजिटिव, आर एक्स हो नेगेटिव, तो इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाता है। वहां पे आपका थीटा का फार्मूला बन जाता है, थीटा इज इक्वल टू डायरेक्शन बन जाती है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाइव। माइनस फाइव मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि बटे के ऊपर पॉजिटिव है, बटे के नीचे नेगेटिव है। तो आपका क्या आएगा, फाइव के सामने माइनस आएगा। ठीक है। और 180 क्यों, देखो ये पूरा जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये पूरा जो क्वाड्रेंट होता है ये 360 के बराबर होता है। अभी हम हाफ को पढ़ रहे हैं, इतना अभी हमने हाफ पढ़ा है, तो ये 180 के बराबर हुआ ना, 360 का हाफ करो तो 180 आ गया। तो 180 माइनस में क्या करूंगा, फाइव करूंगा। फाइव माइनस 180 नहीं आप कर सकते, 180 माइनस फाइव। अब अगर तो हमारा जो थीटा है, डायरेक्शन है, वो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट है, वो कब आएगी, जो थर्ड क्वाड्रेंट में तब आएगी, ये ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा फार्मूला क्या होगा, थीटा बहुत गौर से आपने लिखना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस आर वाई ओवर माइनस आर एक्स। ऐसा ही है ना स्टूडेंट। अब माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, हमेशा प्लस होते हैं।
माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये आप स्टूडेंट्स को भी पता है। तो इसका मतलब है माइनस तो आ रहा है ना, फाई के साथ जब माइनस आ गया ना, फाई से पहले फाई लगाने के बाद आपने इस सारी रकम को tan इनवर्स माइनस आर वाई ओवर माइनस आर एक्स, ये तो सारी फाई के इक्वल आ गई। अब फाई के साथ हम पॉजिटिव लगाएंगे कि नेगेटिव लगाएंगे, सोचें। आप पॉजिटिव लगाओगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। अब 180 क्यों आया, क्योंकि अभी भी हम हाफ की बात कर रहे हैं। अभी हम कहां पे पहुंचे हैं, देखो ये हाफ वाला कैसे, अभी भी ये 180 वाला क्यों है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो होती है 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होती है। अब आप स्टूडेंट ये अक्सर स्टूडेंट ये सोचने बैठ जाते हैं कि सर 270 क्यों नहीं लिखा। देखो फाई जो है ना बड़ी किससे है, 180 से बड़ी है ना, 180 से थोड़ी बड़ी है, 270 के करीब नहीं है। ये कैसे छोटी होगी कि ये 270 मतलब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट आपका 270 तक है, इससे ज्यादा नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब आप 180 में प्लस करोगे 270 तक जाने के लिए, ठीक है ना। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जब आपका थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाए, वो कैसे पता चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपकी डायरेक्शन ये शो करेगा, ठीक है ना, समझते जा रहे हैं ना, मैं बहुत ईजी में मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो वाई एक्सिस आपका क्या है नेगेटिव, एक्स एक्सिस है पॉजिटिव। अब देखिएगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आर वाई ओवर पॉजिटिव आर एक्स। अब नेगेटिव ऊपर आ गया तो चाहे नेगेटिव ऊपर आ जाए, प्लस माइनस हमेशा माइनस, माइनस प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस भी माइनस ही होते हैं। अब यहाँ पे ये सारी रकम तो होगी फाइव, मतलब टेन इनवर्स माइनस आर वाई ओवर पॉजिटिव आर एक्स, ये तो सारी रकम होगी फाइव के इक्वल। अब फाइव से पहले हमने पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब फाइव से पहले हमने माइनस लगाना है। अब 180 लगाएंगे, 180 माइनस 5 लगाएंगे कि 360 माइनस 5 लगाएंगे कि 270 माइनस 5 लगाएंगे। मैंने आपको अभी बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो 270 से लेकर 360 तक होती है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे लिखते हैं सर 270 प्लस 5 कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू क्या आती है, थीटा की वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं सर यहाँ पे ना 270 माइनस 5 करें। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, क्योंकि सर जी ये 270 से लेकर ना 360 के दरमियान में है। 270 माइनस 5 का मतलब है 270 में से 5 की रकम निकाल लो, तो 270 से कम रकम आएगी, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगी कि आपकी वैल्यू, ओके। 270 चले 270 में से मैं दो 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 सिर्फ 10 निकालता हूँ, चले मैंने अमाउंट निकाली 10, वो तो 260 होगी। तो 260 तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई जाती है। इस वजह से क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि 5 जो है माइनस में, इसलिए 360 माइनस 5 करेंगे कि आपका जो क्वाड्रेंट नंबर 4 है वो 360 का है, उसमें से माइनस 5 निकालो तो वो 360 और 270 के दरमियान में ही लाया करेगा। ये आपकी डायरेक्शन बनेगी। ये आपको इंतहाई सिंपल वे में मैंने डायरेक्शन को सोल्व करने का तरीका बता दिया। इससे ज्यादा सिंपल वे में स्टूडेंट्स आपको कभी भी नहीं कोई बता पाएगा। ये आपका एक होल टॉपिक था, कंप्लीट टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम हर लेवल के बच्चों को ट्रीट करेंगे, चाहे वो लो लेवल है, हाई लेवल है, मीडियम है, एवरेज है, किसी भी किस्म का, प्लस उनको सोल्यूशन भी देंगे हम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपने इस चैनल से जुड़ते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये है कि आपको वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। सबसे मुश्किल काम क्या होता है, जब इंसान को वीडियो ढूंढनी पड़ती है। जब इंसान को वीडियो नहीं ना मिलती, एक टॉपिक की वीडियो मिले तो सेकंड टॉपिक अगर समझना हो उसी टीचर का, तो वीडियो ना मिले तो इंसान का वो पीछे वाला जो समझी हुई चीज होती है वो भी इंसान की खराब होती है, ठीक है ना। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब भी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।